बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बेटा, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हमारे पास नर्म्स का एफएलपी है और नर्म्स का जो एफएलपी 1 है उसकी डिस्कशन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर है 136 और 136 में बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट वन। अच्छा, आप देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है। इस क्वेश्चन में आपको दो तीन चीज़ों को साइमल्टेनियसली समझना है। जैसे देखिए, नंबर 1 हमारे पास देर का वर्ड है। वैसे तो देर सब में है, देर आर सब में ही है, इसका क्वेश्चन नहीं है। इस ऑप्शन में कोई बनता नहीं है, चारों में से कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ रूल के लिए कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हमारे पास इस तरह के होते हैं कि हमें उनके बारे में ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उनके साथ आने वाला जो नाउन होता है वो डिसाइड करता है कि वो सिंगुलर है या क्या है, प्लूरल है। जैसे देखिए, हमारे पास हेयर का वर्ड है, देयर का वर्ड है, रेस्ट ऑफ का वर्ड है, हमारे पास परसेंटेज होती है। जैसे हम बोल देते हैं 50%, 60%, 70%। तो जिस तरह हमारे पास मेजोरिटी का वर्ड है, इसी तरह हमारे पास फ्रैक्शन है जो हम बोलते हैं 1/3, 2/3। आपको रूल बताया हुआ है पूरे का पूरा। ये वो एक्सप्रेशंस हैं, ये वो एक्सप्रेशंस हैं कि ये ना तो सिंगुलर्स हैं देमसेल्व्स, ना ही प्लूरल है, बल्कि इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। अगर इनके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर होगा तो आप इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और अगर इसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होगा तो देन आप इसे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। जैसे फर्ज करें, अगर हम बोलेंगे 50% ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स चूंकि प्लूरल है तो हम बोलेंगे 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर। और अगर हम बोलेंगे 50% ऑफ क्लास तो हम बोलेंगे 50% ऑफ क्लास इज। यानी कि ये सारे इसी तरह चलते हैं। बहरहाल यहाँ पर चूंकि सबके साथ आर है, देर आर, देर आर, देर आर, तो देर इज वाला यहाँ पर कोई रूल नहीं है। लेकिन मैंने बेहतर समझा कि मैं आपको ये सारे वर्ड्स एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूं। हेयर का वर्ड है, देर का वर्ड है, रेस्ट ऑफ का वर्ड है, परसेंटेज है, मेजोरिटी और फ्रैक्शन। इनके साथ आने वाले सब्जेक्ट को देखना, अगर वो सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर है, प्लूरल होंगे तो प्लूरल है। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे रूल के ऊपर। देखिए, अगर हम पंक्चुएशंस को भी ऐड करते हैं, तो जब हम कोई दो चीज़ों को कंबाइन कर रहे होते हैं ना एंड के साथ, तो हम दो चीज़ों को कंबाइन करने के लिए कभी भी कॉमा यूज़ नहीं करते। कॉमा कब यूज़ किया जाता है, जब आप लिस्ट बता रहे होते हैं और उसमें दो से ज़्यादा की बात हो रही होती है। यहाँ पर हम दो से ज़्यादा की बात, दो की बात के लिए कॉमा नहीं यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे शीला और इरम के दरमियान कॉमा नहीं लिखना है। इसका मतलब हमारा डेल्टा और हमारा जो अल्फा ऑप्शन है वो क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद अब आए तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल यहाँ पर ये है कि हमें ये देखना है कि हमें अपोस्ट्रोफी एस दोनों के साथ लिखनी है या अपोस्ट्रोफी एस एक के साथ लिखनी है। तो मैंने आपको बताया था ये कंबाइंड पोजेशन का रूल है। पंक्चुएशन वाले टेस्ट में, पंक्चुएशन वाले रूल में आपको बताया गया कि हम इसे दो तरह से लिखते हैं। हम इसे लिखते हैं ए एंड बी कार, और दूसरी बात हम इसे लिखते हैं ए एंड बी कार। अब दोनों का डिफरेंस ये होता है कि अगर आप अपोस्ट्रोफी सिर्फ एक के साथ लिखते हैं, आखिर वाले के साथ लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये एक गाड़ी है और इस गाड़ी के दो मालकान हैं, ए भी इसका मालिक है और बी भी इसका मालिक है। लेकिन अगर आप अपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं दोनों के साथ, आपने अपोस्ट्रोफी एस दोनों के साथ लिख दी, तो फिर आपको कार नहीं लिखना। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखूं, तो ये जैसे मैं बोलता हूं, अभी हमारे पास मैं बोलते हैं असलम एंड अकरम कार। ठीक है, एक ही एक्सप्रेशन को आप दो तरह से लिख सकते हैं। या तो आपने ये बताना होता है कि एक गाड़ी है और दो या दो से ज्यादा बंदे इसके मालिक हैं, या आपने बताना होता है कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग गाड़ी है। जैसे अगर मैं सिर्फ अकरम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लिखूंगा तो इसका मतलब है ये जो गाड़ी है ना, इसके दो मालकान है, अकरम भी इसका मालिक है और असलम भी इसका मालिक है। और अगर मैं बोलूंगा कि असलम्स एंड अकरम्स कार, तो फिर इसका जब दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लिखी जाएगी तो इसका मतलब ये एक गाड़ी नहीं है बल्कि ये दो गाड़ियां हैं। एक गाड़ी किसकी है, अकरम की, और एक गाड़ी किसकी है, असलम की।
तो जब भी आप देखेंगे एपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले के साथ लगा हुआ है तो आपका नाउन सिंगुलर होना चाहिए, और जब भी आप देखेंगे कि एपोस्ट्रोफी एस दोनों के साथ लगा हुआ है तो आपका नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो ए एंड बीज कार होगा और एज एंड बीज कार नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एज एंड बीज कार्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहेगा, क्वेश्चन में चूंकि रिजल्ट कार्ड्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, रिजल्ट कार्ड्स, तो इसका मतलब है एपोस्ट्रोफी एस क्या होना चाहिए, दोनों के साथ होना चाहिए। अगर हम लिखेंगे शीला एंड इरम्स, तो जब अगर हम एक एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे तो फिर हमें कार्ड्स को रिप्लेस करना होगा किसके साथ, कार्ड के साथ। बहरहाल अभी दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, तो फिर हम दोनों के साथ ही एपोस्ट्रोफी की वजह से कार्ड्स लिखेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटे, चार्ली। और डेल्टा में क्या रहा है, याद रखिएगा, कभी भी हम फर्स्ट वन वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते हैं, ये पूरी बात याद रखिएगा। और अगली बात, मैं आज जब भी ये क्वेश्चन आपको बताता हूं, मैं आपको एक और बात इसके साथ लाजमी बताता हूं कि ये रूल सिर्फ 2 के लिए नहीं है, ये 2 से ज्यादा के लिए भी है। ये 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे देखिए मैं बोलूं ए बी सी डी एंड ई कार, अब अगर मैं बताऊंगा कि ये सारे गाड़ी के मालकान है तो मैं सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लिखूंगा, ईज के साथ। मुझे ई के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखनी है, बाकी किसी के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखनी। लेकिन अगर मैंने ये बताना है कि ये सब अपनी अपनी गाड़ी के मालकान है, तो फिर मुझे ए के साथ भी एपोस्ट्रोफी लिखनी है, फिर मुझे बी के साथ भी लिखनी है, फिर सी के साथ भी लिखनी है, डी के साथ भी लिखनी है और ई के साथ भी लिखनी है। और फिर मुझे कार नहीं लिखना, फिर मुझे क्या लिखना है बेटे, कार्स लिखना है। फिर इसे मैं सिंगुलर नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, प्लूरल लिखूंगा। और यहां पर एक बात याद रखिएगा, या तो हम एपोस्ट्रोफी आखिरी वाले के साथ लगाते हैं या हम एपोस्ट्रोफी सबके साथ लगाते हैं, चाहे 2 हो, 5 हो, 10 हो। चाहे आपने एपोस्ट्रोफी या तो आखिरी वाले के साथ लगानी है या सबके साथ लगानी है। आखिरी वाले के साथ लगाएंगे तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे, सबके साथ लगाएंगे तो प्लूरल नाउन आएगा। इस वजह से आप पहले किसी एक के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते। इस वजह से हमारा डेल्टा ऑप्शन क्या होगा बेटे, गलत होगा। तो करेक्ट ऑप्शन 136 में आपके पास क्या है, चार्ली। उसके बाद हमारे पास है 137, अ पेयर ऑफ शूज। जब हम अ पेयर का वर्ड यूज करते हैं ना, तो इसके साथ आने वाला वर्ड हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अ पेयर ऑफ शूज तो हो सकता है, लेकिन अ पेयर ऑफ शू नहीं हो सकता। इस वजह से हमारा ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपने पढ़े थे जिसके साथ हम पेयर का वर्ड यूज करते हैं। जैसे आपने वर्ड पढ़ा था ग्लासेस का, एक पूरा ग्रुप था आपके पास जिसमें आपने पढ़ा था कि आप इनको हमेशा प्लूरल ट्रीट करेंगे, आप इनको कभी भी सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी और आपने इसको सिंगुलर ट्रीट करना हुआ तो फिर आप इसके साथ क्या लिखेंगे, अ पेयर ऑफ। लेकिन अ पेयर ऑफ की सूरत में भी आपने इसको सिंगुलर नहीं लिखना, यानी कि आप कभी ये नहीं लिख सकते, आप कभी ऐसा नहीं लिख सकते अ पेयर ऑफ ग्लास। आपको क्या लिखना होगा, अ पेयर ऑफ ग्लासेस। अ पेयर ऑफ सीजर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अ पेयर ऑफ सीजर्स होगा, याद रखिएगा। और आपने इसको हमेशा प्लूरल के साथ लिखना है। तो डेल्टा ऑप्शन में शू लिखा हुआ है जो कि किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमारा डेल्टा ऑप्शन गलत होता है। फॉर हिज फर्स्ट बोर्न मेहरुनिसा हैड कॉस्टेड हिम, ये मैं आपको पहले भी बता चुका, मैं आपको पहले भी प्रैक्टिस करवा चुका हूं कि ये जो कॉस्ट का वर्ड होता है ना, ये याद रखिएगा, कॉस्ट की सेकंड फॉर्म भी कॉस्ट होती है और कॉस्ट की थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट होती है। लेकिन ये कॉस्ट का जो कॉस्टेड का वर्ड है ना, ये कॉस्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं होती। हम कॉस्टेड के वर्ड को यूज जरूर करते हैं, इंग्लिश में कॉस्टेड का वर्ड जरूर यूज जरूर होता है, लेकिन ये याद रखिएगा ये कीमत के लिए यूज नहीं होता, ये वैल्यू के लिए यूज होता है। इसको कभी भी क्वेश्चन के तौर पर यूज नहीं किया जाता। जब भी आपने कॉस्ट की सेकंड या थर्ड फॉर्म लिखनी है ना, आपने कॉस्टेड नहीं लिखनी वर्ब के तौर पर। आप सिर्फ इतना याद रखें, आप कॉस्टेड के वर्ड को ही ज़हन से निकाल दें। तो हैड कॉस्टेड नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हमारा बेटा भी गलत है और हमारा चार्ली भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा। कॉस्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, कॉस्ट ही होती है, जिसकी वजह से हमारा अल्फा ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद हमारे पास 138, नाउ ऑब्जर्व इट्स अफेक्ट। अब पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ पे पोजेसिव केस चाहिए, और जब पोजेसिव केस चाहिए तो याद रखिएगा
आप किसी भी प्रोनाउन का, मैंने आपको पंक्चुएशन वाले टेस्ट में भी बताया, पंक्चुएशन वाली डिस्कशन में भी बताया कि किसी भी प्रोनाउन का पोजेसिव केस, किसी भी प्रोनाउन का पोजेसिव केस आप कभी भी एपोस्ट्रोफी एस के साथ नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा। जैसे अगर आप लिखेंगे इट्स और इट्स, तो ये आपके पास इट जो अपोस्ट्रोफी वाला है इसका मतलब होगा इट इज, और ये जो अपोस्ट्रोफी के बगैर है ये इसका पोजेसिव केस होगा। याद रखिएगा कभी भी किसी प्रोनाउन का पोजेसिव केस आप अपोस्ट्रोफी एस के साथ नहीं बनाते हैं। तो चूंकि हमें यहाँ पे दो बातें देखनी है, नंबर वन हमें पोजेसिव केस चाहिए, तो पोजेसिव केस इट इज नहीं होता, पोजेसिव केस इट नहीं होता, बल्कि पोजेसिव केस क्या होता है, इट्स होता है। और चूंकि पोजेसिव केस चाहिए तो फिर हमें आगे देखना है कि वर्ब आएगा या नाउन आएगा। तो तीन बातें आप याद रखेंगे, मैंने आपको पहले भी तीन बातें बताई हुई हैं। पहली बात क्या है, नंबर वन क्या है कि जब भी कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, जैसे यहां पर पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया इट्स, जब भी कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, और पोजेसिव एडजेक्टिव याद रखिएगा, जैसे आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, वी का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आर, इसी तरह यू का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर, ही का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, शी का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर, इट का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स, और दे का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर। ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो अगर आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, नंबर टू आपके पास आर्टिकल आ जाए। अब आर्टिकल में दोनों तीनों आर्टिकल आपके पास शामिल होंगे, ए भी शामिल है, एन भी शामिल है, और द भी शामिल है। जब भी आपके पास आर्टिकल आ जाए या पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, या जब भी आपके पास कोई क्वांटिफायर आ जाए, क्वांटिफायर में काउंटेबल क्वांटिफायर भी शामिल होंगे और क्वांटिफायर में अनकाउंटेबल क्वांटिफायर भी शामिल होंगे। जैसे इसमें फ्यू वाले तीनों वर्जन शामिल होंगे, मैनी का वर्ड शामिल होगा, मच का वर्ड शामिल होगा, इसी तरह आपके पास अमाउंट का वर्ड शामिल होगा, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का वर्ड शामिल होगा, इनफ है, लॉट ऑफ है, अ लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, आल है, नो है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, क्वांटिफायर हैं। तो अगर आपके पास सेंटेंस में इन तीन चीजें आ जाए, इन तीन चीजों में से कोई एक चीज आ जाए, पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, आर्टिकल आ जाए या क्वांटिफायर आ जाए, तो आपने याद रखना है इन तीनों चीजों के बाद आने वाला जो भी वर्ड होगा वो लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। जैसे यहां पर आपके पास दो वर्ड लिखे हुए हैं, अब पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया हमारे पास, और पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास क्या है, इट्स। अब पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद लाजमी तौर पर नाउन आना चाहिए, और आप सब इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जब हम ए डबल एफ ई सी टी लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, वर्ब, और जब हम लिखते हैं ई डबल एफ ई सी टी, ठीक है, जब हम लिखेंगे ई डबल एफ ई सी टी, तो ई डबल एफ ई सी टी हमारे पास बेटे क्या होता है, नाउन होता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपके पास वर्ड है ए डी वी आई एस ई, और आपके पास वर्ड है ए डी वी आई सी ई। जब आप वी आई सी ई, जब आप एस ई लिखते हैं तो इसका मतलब आप क्या लिख रहे हैं, वर्ब, और जब आप सी ई लिखते हैं तो आप इसका मतलब क्या लिख रहे हैं, नाउन लिख रहे हैं। तो यहां पर चूंकि हमें नाउन चाहिए तो हम ए डबल एफ ई सी टी को ठीक नहीं करेंगे, वो गलत रहेगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा, बीटा। किसी भी पोजेसिव प्रोनाउन को आप एपोस्ट्रोफी एस के साथ नहीं लिखेंगे। नंबर टू क्या है कि अगर आपके सेंटेंस में तीन चीजें आ जाएं, पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, आर्टिकल आ जाए या क्वांटिफायर आ जाए, तो उसके बाद आने वाला वर्ड हमेशा क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि ए डबल एफ ई सी टी हमारे पास वर्ब होता है, ई डबल एफ ई सी टी हमारे पास नाउन होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ए डी वी आई एस ई हमारे पास वर्ब होता है और ए डी वी आई सी ई हमारे पास नाउन होता है। तो यहाँ पे चूंकि पोजेसिव एडजेक्टिव है इट्स, इसके बाद आने वाला नाउन होना चाहिए, इसलिए हम ए डबल एफ ई सी टी को इनकरेक्ट करेंगे, और करेक्ट ऑप्शन बेटा हमारे पास कौन सा रहेगा, बीटा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 139, शी रिमाइंडेड मी। तो याद रखिएगा जब भी रिमाइंडेड का वर्ड आ जाता है तो रिमाइंड के साथ हम हमेशा ऑफ का प्रेपोजिशन यूज करते हैं, रिमाइंडेड मी ऑफ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, बीटा। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, आसान तरीन। जब भी आप रिमाइंड का वर्ड यूज करेंगे आपको कौन सा प्रेपोजिशन लिखना है, ऑफ। शी रिमाइंडेड मी फॉर द नाइस डेज, ऑन द नाइस डेज,
या विदाउट प्रेपोजिशन नहीं लिखना, आपने रिमाइंडेड के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन लिखना है, ऑफ का। उसके बाद हमारे पास है लाइंस लाइक एनी अदर कार्निवोर। देखें जहां पर आपके पास दो कॉमाज आ जाए ना तो ये चीज हमारे पास बड़ी आसान रह जाती है। दो कॉमा आ जाए तो इसका मतलब क्या है, दो कॉमा आने का मतलब क्या है कि जी जो बात लिखी हुई है ना दो कॉमा के अंदर, ठीक है, आपका आपके सब्जेक्ट का इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, लाइंस। जब आपका सब्जेक्ट लाइंस रहेगा तो आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी इसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो लाइंस चूंकि प्लूरल है तो हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस का एडिशन लिखने की, एस का एडिशन करने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद कैन यू टेल दिस फैक्ट डैश हिज फेस, इस प्रेपोजिशन को बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। पर जब भी हम बोलते हैं ना, हम डेली लाइफ में भी बोलते हैं तो हम कहते हैं यार अब बात कैसे होगी, अब फेस टू फेस बात होगी। अब कैसे बात होगी, फेस टू फेस बात होगी। तो ये याद रखिएगा, ये जो फेस के साथ प्रेपोजिशन आता है ना, ये फेस के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, टू। किसी के मुंह पर कहना, किसी की मुंह पर बात करना, किसी के आमने सामने बात करना, हम उसके लिए एट फेस, पाउंड फेस, ऑन फेस का प्रेपोजिशन यूज नहीं करते, याद रखिएगा। हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, टू का। जैसे हम बोलते भी हैं क्या फेस टू फेस मुलाकात होगी या फेस टू फेस बात होगी या फेस टू फेस डिस्कशन होगी। तो यहां पर भी बेटे कैन यू टेल दिस फैक्ट टू हिज फेस, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास है 142, देयर वाज अ सरप्राइजिंग स्टोरी इन द पेपर अबाउट द मैन डैश कार वाज स्टोलन। अब देखें मैं हमने पढ़ा रूल और बड़ी डिटेल के साथ हमने रूल पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउंस। हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे और हमने ये कहा था कि अगर हम किसी टाइम को मेंशन कर रहे होंगे ना रिलेटिवली तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, व्हेन का। अगर हम किसी प्लेस को रिलेटिवली पॉइंट आउट कर रहे होंगे तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वेयर का। अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे होंगे, अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे होंगे तो हम उसके लिए तीन वर्ड्स यूज करते हैं। या तो हम उसके लिए हु का वर्ड यूज करते हैं, या हम उसके लिए होम का वर्ड यूज करते हैं, या हम उसके लिए हुज का वर्ड यूज करते हैं। और यही रूल आपके पास इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई होगा, तो यहीं पर इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ह्यूमन बीइंग को जब हम एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, जब हम उसको एज अ डूअर ऑफ एक्शन ट्रीट करते हैं तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हु का, ठीक है। जब हम उसको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, विक्टिम ऑफ वर्ब, विक्टिम ऑफ एक्शन ट्रीट करते हैं, तो याद रखिएगा फिर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, होम का। लेकिन जब हमने पोजेशन बतानी होती है, ठीक है, जब हमने ह्यूमन बीइंग की पोजेशन बतानी होती है तो पोजेशन बताने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हुज का। पोजेशन के लिए हुज का, ऑब्जेक्ट के लिए होम का और सब्जेक्ट के लिए हु का। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह देखिए हमारे पास वर्ड होता है ही, हमारे पास वर्ड होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और हमारे पास इसका पोजेसिव केस होता है हिज। अब ये आप इसको समझिए इसी तरह के ही का मतलब क्या है, रिलेटिव में हु, हिम का वर्ड सब्स्टिट्यूट किसको करेगा, होम सब्स्टिट्यूट करेगा। और कहीं पर अगर पोजेशन बतानी है तो फिर उसके लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना होगा, हुज का, ठीक है। जब भी आपने ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट करना है और आप उसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे तो हु यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे होम यूज करेंगे, पोजेशन के लिए आप क्या यूज करेंगे, हुज का वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद जब भी अदर देन ह्यूमन बीइंग आप किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट की बात करने के लिए आपके पास या तो डैट का वर्ड यूज होगा या आपके पास कौन सा वर्ड यूज होगा, विच का वर्ड यूज होगा। जब आप प्रोनाउन का लेक्चर देखेंगे, प्रोनाउन का टेस्ट देखेंगे, उसमें हमने इस रिलेटिव केस को बड़ी ही डिटेल के साथ डिफाइन किया, विद एग्जांपल डिफाइन किया है। तो डैट और विच आएगा किसी ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक आपको बता देता हूँ, अगर प्रेपोजिशन हो या कॉमा हो तो फिर हम ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखते हैं, विच, और अगर प्रेपोजिशन और कॉमा नहीं है तो फिर हम ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखते हैं, डैट। तो अब हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं, देयर वाज अ सरप्राइजिंग स्टोरी इन द पेपर अबाउट द। अब द के बाद हमारे पास क्या आ गया, मैन। मैन आ गया तो उसका मतलब हमें ह्यूमन बीइंग को देखना है।
अब ह्यूमन बीइंग में या तो हु आता है, हुम आता है, या क्या आता है, हुज आता है। अब हमने कार पर उसकी पोजेशन भी बतानी है, तो अगर हम विच का वर्ड यूज करेंगे, मैन के साथ विच का वर्ड नहीं लिखा जाता, तो उसका मतलब हमारा विच का वर्ड क्या होगा, गलत। अगर हम हुज का वर्ड लिखेंगे ना, तो हुज के बाद हीज नहीं आएगा, बल्कि हुज के बाद डायरेक्ट नाउन आना चाहिए, ठीक है। जैसे फर्ज करें, अगर मैं बोलता हूं दिस इज द लेडी, मैं बोलता हूं दिस इज द लेडी, दिस इज द लेडी डैश कार वाज स्टोलन, जिसकी गाड़ी क्या की गई, चोरी की गई, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर लिखूंगा दिस इज द लेडी हुज, मैंने जब हुज लिख दिया तो फिर हमें हर लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, फिर हम इस तरह नहीं लिखेंगे हुज हर। जब हमने हुज लिख दिया तो फिर हमें हर लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जब हमने हुज लिख दिया तो हमने हीज नहीं लिखना, इसका मतलब हुज के बाद डायरेक्ट क्या आना चाहिए, नाउन। तो हमारा बीटा ऑप्शन भी गलत है, और मैन के लिए हम डैट का वर्ड चूंकि यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम हमारा चार्ली ऑप्शन भी गलत रहेगा। करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा रहेगा, हुज। तो हमारे पास सेंटेंस कुछ यूं चलेगा, हम बोलेंगे देयर वाज अ सरप्राइजिंग स्टोरी इन द पेपर अबाउट द मैन हुज कार वाज स्टोलन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद आपके पास है 143, 143 में है डैश ऑफ द टू बुक्स इज रेडी टू बी पब्लिश्ड। अब देखें यहां पर इस पूरे सेंटेंस में जो हमारा कीवर्ड है ना, हमारा कीवर्ड जो है वो है टू। कीवर्ड हमारा टू क्यों है, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम कुछ वर्ड यूज करते हैं दो के लिए और कुछ वर्ड यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए। जैसे देखें, सबसे आसान वाले से स्टार्ट करता हूं। आप एक वर्ड पढ़ते हैं बिटवीन, और आप एक वर्ड पढ़ते हैं अमंग, और आप इन दोनों वर्ड को बड़े अच्छे तरह से जानते हैं कि इन दोनों वर्ड का डिफरेंस क्या होता है। बिटवीन का मतलब भी दरमियान में होता है और अमंग का मतलब भी दरमियान होता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस ये होता है कि जब आप दो की बात कर रहे होते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, दो की बात करने के लिए बिटवीन, और जब आप दो से ज्यादा की बात कर रहे होते हैं तो देन आप क्या वर्ड यूज करते हैं, अमंग। मीनिंग दोनों का बिल्कुल सेम होता है। इसी तरह हमारे पास वर्ड यूज होता है बोथ, और हमारे पास वर्ड यूज होता है, और हमारे पास वर्ड यूज होता है आल। जब आप बोथ या आल यूज करते हैं, जब आप बोथ या आल यूज करते हैं तो इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, लेकिन फर्क कहां पर आ जाता है, फर्क सिर्फ आ जाता है कि दो के लिए बोथ यूज किया जाएगा और दो से ज्यादा के लिए आल। इसी तरह जब हम दो में से एक की बात करते हैं, तो दो में से एक की बात करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आइदर। और दो में से दोनों की बात नहीं करनी तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, नाइदर। जबकि आइदर के लिए ज्यादा में से एक की बात करनी है तो हम आइदर की जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एनीवन। और जब हमने ज्यादा में से किसी की बात नहीं करनी तो हम उसके लिए नो वन का वर्ड यूज करेंगे, या कौन सा वर्ड यूज करेंगे, नन का। इसी तरह अगर आप दो की बात कर रहे होंगे तो आपने वर्ड यूज करना होता है जिनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर। या अगर आप दो से ज्यादा की बात करेंगे तो फिर आप दो से ज्यादा के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करेंगे, वन एंड अदर। तो जब आप दो की बात कर रहे होते हैं ना तो आपको ये वाले वर्ड्स यूज करने होते हैं, और जब आप दो से ज्यादा की बात कर रहे होते हैं तो आपको ये वाले वर्ड्स यूज करने होते हैं। इसमें वर्ड हमारा कीवर्ड, हमें ये सेंटेंस में से कीवर्ड मिलेगा कि हम दो की बात कर रहे हैं या दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो जब हम बात ही दो की कर रहे हैं तो हम आल का वर्ड यूज नहीं कर सकते, नन का वर्ड यूज नहीं कर सकते, और नॉट के साथ तो हम वैसे सेंटेंस, नॉट का मतलब तो कुछ भी नहीं होता, तो चार्ली ऑप्शन के साथ तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो जो कि हम बात ही दो की कर रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज नाइदर। और वैसे भी एक दो रूल्स और भी ऐसे रिलेटेड जो आप पढ़कर आए हैं कि आपके पास नाइदर का वर्ड हो, आपके पास आइदर का वर्ड हो, या आपके पास ईच का वर्ड हो। अगर इन सब के साथ आपने ऑफ लिखा और ऑफ लिखने पर आपने इनके साथ नाउन लिखा, तो आपने याद रखना है आपने नाउन को हमेशा क्या लिखना है, प्लूरल लिखना है। ट्रीट सिंगुलर करना है लेकिन प्लूरल लिखना है। जैसे यहां पर बुक्स लिखा हुआ है, अगर इस बुक्स को मैं बुक बना दूं तो ये याद रखिएगा ये क्वेश्चन सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, डेल्टा। नाइदर ऑफ द टू बुक्स इज रेडी टू बी पब्लिश, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 144,
आई हैव बीन ड्राइविंग डैश 3 hours। आप दोनों वर्ड्स को समझेंगे। एक वर्ड आपके पास क्या होता है, सिंस, और एक वर्ड आपके पास क्या है, फॉर। जब हम किसी भी एक्शन का ड्यूरेशन बताते हैं ना, जब भी हम किसी एक्शन का ड्यूरेशन बताते हैं तो हम जब भी हम किसी एक्शन का ड्यूरेशन बताते हैं तो ड्यूरेशन बताने के लिए बेटे हम क्या यूज करते हैं, फॉर। ठीक है। लेकिन जब भी हम किसी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम बताते हैं, हम बताएंगे यार ये काम तब स्टार्ट हुआ था, इतने बजे स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो देन हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सिंस। जैसे फर्ज करिए अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने सुबह 8 बजे खेलना शुरू किया, तो जब मैं 8 बजे की बात करूंगा तो इसका मतलब मैं स्टार्टिंग टाइम बता रहा हूँ। मैं हम बोलते हैं पाकिस्तान 1947 से कायम है, तो हम क्या बता रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि बच्चे 5 घंटे से खेल रहे हैं, 4 घंटे से खेल रहे हैं, 3 घंटे से खेल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जब हम ड्यूरेशन बता रहे होते हैं ना, पीरियड बता रहे होते हैं एक्शन का, कि काम कितना टाइम हो गया होते हुए, ठीक है, हम उसका पीरियड बता रहे होते हैं, उसका ड्यूरेशन बता रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या यूज करेंगे, फॉर। तो यहाँ पे चूंकि 3 hours मेंशन किया गया है, 3 hours का मतलब हमें क्या बताना है, हमें ड्यूरेशन बताना है, तो इस वजह से हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारे पास, 4। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद हमारे पास है 145, ही आस्क्ड मी। बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, जब भी आप 2-3 रूल्स अब हमारे इकट्ठे चलेंगे। पहली बात तो यह है कि हमारा सेंटेंस आस्क्ड में है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, पास्ट में, तो हमारे सेंटेंस का सेकंड पार्ट भी किस में होगा, पास्ट में। तो हमारा जो अल्फा ऑप्शन है या हमारा बीटा चार्ली ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हमारे गलत होते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट में दिए हुए हैं। पास्ट के बाद पास्ट होना चाहिए, तो हमें पास्ट में लेकर के आना है। दूसरी बात, हम लिखेंगे हाउ वाज आई होगा या हाउ आई वाज होगा। तो अभी हमने रिसेंटली इससे पिछले वाली डिस्कशन में बात की थी कि अगर हमारे पास WH वर्ड्स दिए हुए हों, जितने भी WH वर्ड्स हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं, हु का वर्ड है, वेयर का वर्ड है, विच का वर्ड है, ठीक है, ये जितने भी 8 के 8 वर्ड है हमारे पास, तो ये सेंटेंस में दो तरह से आते हैं। ये या तो सेंटेंस में स्टार्ट में आएंगे या सेंटेंस में कहां पर आएंगे, मिड में आएंगे। अगर स्टार्ट में आएंगे तो आपने दो बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 क्या ख्याल रखना है, स्टार्ट में आएंगे तो इनके फौरन बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। और सेंटेंस को दूसरी बात क्या ख्याल रखना है कि सेंटेंस को खत्म किस पे करना है, क्वेश्चन मार्क पे। और ये हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। अगर ये मिड में आएंगे तो फिर आपको याद रखना है कि मिड में अगर WH का वर्ड आए तो WH वर्ड के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना। आपने पहली बात क्या ख्याल रखनी है कि इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और नंबर 2 आपने दूसरी बात का क्या ख्याल रखना है कि इसके बाद आपने फुल स्टॉप लिखना है, आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। जैसे यहां पर देखिएगा, ही आस्क्ड मी हाउ, जब हाउ आ गया सेंटेंस के दरमियान में आ गया तो वाज आई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आई वाज। और आई वाज जब होगा, हाउ आई वाज होगा, तो उसके बाद हमें फुल स्टॉप लिखना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। इसे स्मॉल h कीजिएगा, ये कैपिटल H नहीं है, ये टाइपो है, कंपोजर का एरर है बेटे। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 146, और क्वेश्चन 146 में हमारे पास सेंटेंस चलता है, व्हेन योर डैश ही विल बी वेरी टायर्ड। जब व्हेन का वर्ड आ गया ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि हम कंडीशनल सेंटेंसेस को फॉलो करेंगे, कंडीशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो उसमें अगर एक फ्यूचर लिखा हुआ है तो दूसरा हम फ्यूचर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर स्टैंड नहीं करते हैं, इकट्ठा लिख नहीं सकते हम। तो इसका मतलब अगर हमें एक क्लॉज फ्यूचर में लिखी है तो दूसरी क्लॉज लाजमी तौर पर किस में लिखनी है, प्रेजेंट में लिखनी है। तो व्हेन योर फ्रेंड, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल नहीं है, इसको मुकम्मल कीजिएगा। इसे योर की जगह पे आप यू कर सकते हैं। व्हेन यू डैश ही विल बी वेरी टायर्ड, तो कहता है जब आप आओगे तो वो बहुत थक चुका होगा, वो बहुत थका हुआ होगा। तो ऐसी सूरत में जब आप दोनों बातें फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन आप दोनों क्लॉजेस को फ्यूचर में नहीं लिख सकते क्योंकि इंग्लिश हमें अलाउ नहीं करती है, जिसकी वजह से हमें एक को किस में लिखना होगा, एक को प्रेजेंट में लिखना होगा और एक को किस में लिखना होगा, फ्यूचर में। तो एक फ्यूचर में लिखा हुआ, एक को प्रेजेंट में लिखना है। तो एक्चुअल में ये जो सेंटेंस है कुछ यूं है, व्हेन योर फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड को ऐड कर लीजिएगा, ये भी टाइपो है। तो यहाँ पर जब आप फ्रेंड लिखेंगे तो फ्रेंड की वजह से हमें अराइव्स लिखना होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन करना है।
यू के साथ अराइव्स चूंकि है वो अग्री नहीं करता, इसलिए हमें अराइव्स को किसके साथ करना है, योर फ्रेंड के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा रहेगा, चार्ली। बहरहाल क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उसको जेन में ना रखिएगा, रूल याद रखिएगा नंबर वन, कि जब भी आप सेंटेंस में दो फ्यूचर लिखेंगे तो आपको दो फ्यूचर लिखना अलाउ नहीं है। फ्यूचर के बाद फ्यूचर नहीं लिखेंगे, आपको दोनों फ्यूचर में से किसी एक फ्यूचर को इंडेफिनेट में लेकर के जाना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो जो कि यहाँ पे सेकंड फ्यूचर लिखा हुआ है, इसलिए हम पहले वाले को फ्यूचर में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम पहले वाले को किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। फर्स्ट वन को हम फ्यूचर में नहीं लिख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, चार्ली। टेक योर एप्लीकेशन टू द डैश यू थिंक। आप देखें यहां पर आ गया यू थिंक, जिसे आप सोचते हैं। इसका मतलब यहां पर हम जिस पर्सन को भी लिखेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को भी लिखेंगे, हम उसको किसके तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, हम उसे ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो जब आप पर्सन को ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि पर्सन के लिए अगर आप सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे तो हु का वर्ड आएगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे तो हूम का वर्ड आएगा, और पोजेशन के लिए ट्रीट करेंगे तो हुज का वर्ड आएगा। तो चूंकि यहाँ पर हम पर्सन को ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, इस वजह से विच का वर्ड तो ह्यूमन बीइंग के लिए आ नहीं सकता, हु का वर्ड सब्जेक्ट के तौर पर होता है। यहाँ पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं दिया हुआ, तो पर्सन के साथ सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा, अल्फा। जब आपका सेंटेंस कुछ यूं चलेगा, टेक योर एप्लीकेशन टू द पर्सन होम यू थिंक। यहां पर हम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो पर्सन के लिए हमें या तो हु लिखना है, होम लिखना है, हुज लिखना है, हम विच का वर्ड नहीं लिख सकते। फिर हमने ये देखना है कि हम उसे सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, या पोजेशन के लिए ट्रीट कर रहे हैं। हम उसे ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि उसे नेक्स्ट जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है, यू थिंक। तो हम उसे ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कौन सा वर्ड लिखेंगे, होम, और होम का वर्ड ही पर्सन के लिए लिखा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा बेटे, अल्फा। उसके बाद है 148, विच इज नॉट अ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट फॉर्म कौन सी नहीं है। अब देखें, वाज पास्ट फॉर्म है इज का, इसका मतलब ये पास्ट फॉर्म है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। लुक्ड पास्ट फॉर्म है लुक का, इसका मतलब ये भी पास्ट फॉर्म है, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। हैड पास्ट फॉर्म है हैज का, या हैज पास्ट फॉर्म है हैव का, इसका मतलब ये भी पास्ट फॉर्म है, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। हेयर चूंकि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, डेल्टा, विच इज नॉट अ पास्ट फॉर्म। समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ जाते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, नॉट के पास्ट फॉर्म कौन सी नहीं है। वाज पास्ट फॉर्म है, लुक्ड पास्ट फॉर्म है, हैड पास्ट फॉर्म है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, हेयर। और ये जो इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको नम्स में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, कभी कभार में एक दो क्वेश्चन, लेकिन आपको एमडी कैट में कभी भी देखने को नहीं मिलते। याद रखिएगा इस तरह के फंक्शनल ग्रामर के क्वेश्चन। उसके बाद है 149, विच कंटेन्स एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किस में है, देखें जब आप एंड यू देखेंगे, तो अगर हम टेक्निकली इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से देखें, तो एंड हमारे पास क्या होता है, आप सब जानते हैं, एंड हमारे पास कंजंक्शन है, और कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यू हमारे पास क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो इसका मतलब डेल्टा में कंजंक्शन और प्रोनाउन है, डेल्टा ऑप्शन नहीं हो सकता। शी हमारे पास क्या है, शी हमारे पास प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में प्रोनाउन के साथ सेड दिया हुआ है, सेड क्या है, वर्ब है, इसका मतलब चार्ली भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑन हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है, और ट्यूसडे हमारे पास क्या है, नाउन है, ठीक है, एडवर्ब भी है। तो इसका मतलब हम ऑन ट्यूसडे एडवर्ब है, ट्यूसडे ऑन प्रेपोजिशन है, इसका मतलब बीटा भी ऑप्शन हमारा ठीक नहीं हो सकता। मैन हमारे पास क्या है, नाउन, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ओल्ड, जो कि हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव। और हमने क्या बताना था कि विच कंटेन्स एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहां पर है। तो एडजेक्टिव कहां पर है जी, एडजेक्टिव अल्फा में है। तो करेक्ट ऑप्शन भी हमारे पास कौन सा होगा, अल्फा। मैं दोबारा बता रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको नम्स में कभी कभार तो देखने को मिलता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी एमडी कैट में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मम्बल्ड मोस्ट क्लोजली ऑपोजिट टू। हमें ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, एंटोनिम वर्ड ढूंढना है। अब मम्बल्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, मरमर, विस्पर, ठीक है, सरगोशी करना, लो वॉइस में बोलना, ठीक है।
और इसका ऑपोजिट डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, लाउड होगा। ठीक है, क्वियर का मतलब हमारे पास क्या होता है, शिवर, ट्रेम्बल, ठीक है, कांपना। ठीक है, उसके बाद अनप्रोवोक्ड, प्रोवोक का जो है वो हमारे पास क्या है, इंटोनिम है। और अनप्रोवोक का मतलब हमारे पास क्या होता है, मोटिवलेस, जिसका कोई मोटिव नहीं होता। ठीक है, रेयरली आप जानते हैं, सेल्डम को हम बोलते हैं। तो ये तीन वर्ड्स आप जेहन में रखेंगे, लेकिन हमें चूंकि मम्बल्ड का एंटोनिम देखना है, तो मम्बल्ड का एंटोनिम हमारे पास क्या होगा, लाउड। मम्बल्ड का मतलब होता है मरमर, विस्पर, सरगोशी करना, आस्था आवाज में बोलना। और लाउड का मतलब क्या होता है, ऊंची आवाज। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली, मम्बल्ड का एंटोनिम। तो ये थी बेटे आज की हमारे पास नर्म्स एफएलपी की डिस्कशन। और एक दो दिन में आपका जो नर्म्स का टेस्ट है वो कंडक्ट होने जा रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, फॉर योर फ्यूचर। बड़े अच्छे तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और कोशिश करनी है कि इंतहाई 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 गौर व फिक्र के साथ, इंतहाई मेहनत के साथ अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व करें। और इस बात को मेक श्योर करना है कि पेपर देने के बाद आपने जब वापस आना है तो आपने पेपर का फीडबैक अपने टीचर्स को लाजमी देना है। मतलब मुझे इंग्लिश के पेपर के पोर्शन का ज़रूर बताना है आपने कि सर कैसा रहा, कैसे क्वेश्चन थे। सिर्फ आपका भला नहीं होगा, और बड़े सारे स्टूडेंट्स का अगले साल के लिए भला हो जाता है। तो जो दूसरों का भला करता है अल्लाह ताला उसका भला करता है, जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करता है। विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।